जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है महाद्वीप, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम श्रमिकों पर नियंत्रण आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके या इसकी गति को कम ज़्यादा करके आप इसको कर सकते हैं। मुख्य चीज़ें नोट करते रहें। 11वीं कक्षा के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी परीक्षा उपयोगी, वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया, दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। जो भूमध्य सागर यानी कि रोमन साम्राज्य के बीच में था, इसके चारों तरफ फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। निकटवर्ती पूर्व भी हमने पढ़ा था, जो हमारा पश्चिमी एशिया है, यानी कि पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में पूर्वी हिस्सा था और एशिया का पश्चिमी भाग था, वो एशिया का पश्चिमी भाग था। इन दोनों ही क्षेत्रों में जो दास्ता थी वो बहुत गहरी थी। इसको आप मानचित्र पर समझ सकते हैं। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राजधर्म बनने के बाद इस गुलामी की दास्ता को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। यानी कि 4वीं शताब्दी में जब यहाँ ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, राजधर्म बनने लगा, तो गुलामी की जो प्रथा थी उस पर इसने कोई चोट नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। दासों का महत्व था, लेकिन सारा जो अर्थव्यवस्था थी वो दासों के द्वारा ही चलती थी, ऐसा भी नहीं था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। गणतंत्रीय काल, अगर हम थोड़ा इसको समझें कि जो इटली का जो इतिहास था उसको हम 3 भागों में हम बांटते हैं। पहले भी हमने इसका जिक्र किया था इतिहास को। जो सबसे पहला है वो राजतंत्र काल है। राजतंत्र काल शुरू से लेकर 509 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको हम राजतंत्र काल कहते हैं। दूसरा गणतंत्र काल। गणतंत्र काल 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है साम्राज्य काल, जो 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक चलता रहा। 27 ईस्वी पूर्व से जो अगस्त था जब उसने सम्राट बना, वो वहाँ से साम्राज्य काल शुरू हुआ और 600 ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष बाद तक ये चलता रहा। तो 3 भागों में हम इसके इतिहास को बांटते हैं। तो यहाँ जो गणतंत्रीय काल है, गणतंत्रीय काल इटली के मामले में तो ये सही हो सकता है। गणतंत्र काल 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक जो रहा, जहाँ अगस्त के शासनकाल में इटली में कुल 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। इस समय में इटली की 75 लाख जो आबादी थी उसमें से 30 लाख जो लोग थे वो दास थे। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को एक पूंजी निवेश के रूप में भी देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, वहां से गुलामों को ना खरीदा जाए। और जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच रहा हो, यानी कि जहां लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हो, वहां से भी जो दास है उनको ना खरीदा जाए। एक लेखक ने ऐसे विचार दिए। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर आधारित नहीं थे, बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। ये ऊपर जो विचार आए हैं, जो भी हमने एक लेखक के पढ़े, तो ये जो है विचार, ये उनके प्रति सहानुभूति नहीं थी, बल्कि हिसाब किताब, अपने नफ़ा जोड़, यानी कि हमें कहाँ से लाभ हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता, उस आधार पर ये कथन कहा गया था। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जो अमीर लोग थे वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे, जो आम लोग थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक घटना को यहाँ देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है, एक यहाँ अभी बॉक्स में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। ये देखिए दासों के प्रति व्यवहार कैसे दिखाया गया है। कुछ ही समय बाद शहर के एक जो शासक थे, ल्यूसियस पेडेनियस कैंडेस का, उसके एक दास द्वारा कत्ल कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई।
अब उसकी हत्या के बाद रिवाज के अनुसार जो वहाँ का नियम था, यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, क्योंकि एक दास ने राजा का कत्ल कर दिया था। परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई, दंगे शुरू हो गई, सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश जो सदस्य थे उन्होंने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मान ली गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित करने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा उन लोगों को फटकार लगाई, उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। ये टैसिटस जो लेखक है 15 से 111 ईस्वी, आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार, उसके द्वारा एक ये कथन दिया गया है कि दासों के प्रति कैसा बर्ताव यहाँ किया जाता था, कि राजा की जो हत्या है वो कर दी गई। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि वहाँ सभी जो दास थे नियम के अनुसार, उन दासों को, उस भवन में रहने वाले जो दास थे सभी को फांसी देनी थी। लेकिन जो जनता थी उसकी सहानुभूति थी। अमीर वर्ग, सेनेट ये चाहती थी, उन्होंने फांसी पर मोहर लगा दी सबकी, लेकिन जो आम आदमी था उनकी सहानुभूति थी कि निर्दोष दासों को ना मारा जाए, जो करने वाला है उसी को आप सज़ा दें। तो जो नीरो था, अब दोबारा जो वहाँ का शासक था नया, नीरो रोमन इतिहास में सबसे निरंकुश और ये कहिए कि अत्याचारी क्रूर शासकों में से एक है। तो उसने उन लोगों को फटकार लगाई और उस सारे मार्गों पर सेना लगा दी जिन मार्गों से उन दासों को हत्या के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये यहाँ दिया गया है कि जो नीरो है, नीरो को बड़ा क्रूर शासक माना गया। ऐसा आप कहीं कहावतों में सुनते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, है ना। कुछ ऐसी कहावतें, कोई मुहावरे हिंदी में भी कहीं आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, यानी कि जब सारे रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो जो है सुख की चैन से मज़े कर रहा था। तो ऐसी कहावत भी मानी जाती है। तो अब नेक्स्ट देखिए कि पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी। दास श्रम का प्रयोग करने वाले जो लोग थे, दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। अब जो दासों के रूप में दो कैटेगरी बन गई थी, एक जो दास थे, दूसरा वेतन भोगी मजदूर थे। वेतन भोगी जो मजदूर थे वो सस्ते तो पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था। जो दास थे उनको दास प्रजनन के लिए बाध्य किया जाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, ताकि वो दास ही बने। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मुक्त श्रमिक जो दास से अब जिनको मुक्त कर दिया था, वैतनिक जो मजदूर के रूप में आ गए थे, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। जैसे भाड़े के मज़दूरों के विपरीत जो आप दैनिक मजदूरी के लिए मज़दूरों को लेके आते हैं, उसकी अपेक्षा दासों को आप परमानेंट घर पर रखते हैं तो ज़्यादा महंगे पड़ते थे। गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर खाना देना, अन्य खर्चे उनके उठाने पड़ते थे, जिससे इस गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, कम से कम पूर्वी क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर इन मुक्त दासों और जो दास थे मुक्त व्यक्ति, ऐसे दास जिन्हें अपने मालिकों ने मुक्त कर दिया था कि भी अब आप जाओ, हम आपको परमानेंट दास के रूप में नहीं रखेंगे, को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा था। यानी कि जो मुक्त व्यक्ति थे दासों से अब मुक्ति पा चुके थे, जो वेतन के रूप में वो काम करते थे, उनकी महत्ता बढ़ गई थी। यहाँ स्पष्ट उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलाम अथवा मुक्त किए गए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार भी सौंप देते थे। काम करने की उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी अपनी तरफ से। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक
कोलुमेला, जो दक्षिणी स्पेन के एक लेखक थे, कोलुमेला जो नाम था, ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। जो कोलुमेला जो लेखक थे दक्षिणी स्पेन के, उन्होंने ये कहा था कि भी जमींदारों को मज़दूरों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, औजार हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्रम या दासों को रखना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो ये उनकी सिफारिश थी। ये देखिए, दास प्रजनन हमने अभी पढ़ा था। दास प्रजनन में क्या था? दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि उनके बच्चे आगे चलकर दास ही बने, हमारे यहाँ काम करते रहें। तो दास प्रजनन की प्रथा ये थी। अब इसी प्रकार दो चित्र आगे दिए हैं। उसमें एक चित्र जो आरंभिक 3री सदी का चित्र है, चर्चल अल्जीरिया की पच्चीकारी है। यहाँ कृषि के दृश्य दिखाए गए हैं, बीज बोना, हल चलाना और नीचे अंगूर के बागानों में काम करते हुए दिखाए गए हैं। दो जो चित्र दिए हुए हैं अब उनको हम देख लेते हैं। ये पहला जो चित्र है, इस चित्र में किसानों को बीज बोते हुए दिखाया गया है, हल चलाते हुए दिखाया गया, जिसको आप देख सकते हैं इस चित्र में। दूसरा चित्र इसी प्रकार दिखाया गया है, जो आपके अंगूर के बागानों में काम करते हुए, अंगूर के बागान में काम करते हुए दिखाए हैं। अब नियोक्ताओं की यह धारणा थी कि निरीक्षण या देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। नियोक्ता जो दासों को, मजदूरों को अपने काम पर लेके जाते थे, तो वो नियुक्त करने वाले होते थे, नियोक्ता होते थे जो काम करवाने के लिए मजदूरों को लेके जाते थे। उनका मानना था कि देखभाल के बिना, निरीक्षण के बिना कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त व दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जिन दासों को, मजदूरों को आप काम पर लगा रहे हैं, उनका निरीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में बांट दिया गया। कोलुमेला, अभी आपने पढ़ा था, जो लेखक था दक्षिणी स्पेन का, ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाकर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का एक सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि छोटे समूह में यह बताना आसान होगा कि उनमें से कौन काम कर रहा है, कौन कामचोर है। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन का विस्तार से विचार किया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, एक वरिष्ठ पिलनी जो है, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक हैं, प्रकृति विज्ञान के लेखक हैं पिलनी जिनका नाम है। उस लेखक ने भी दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसकी निंदा की थी कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है ये दासों के ऊपर इस प्रकार के नियंत्रण, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको उनके पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। तो इसका उन्होंने, पिलनी ने, विरोध किया था। ऐसे तरीके बहुत कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज भी विश्व की अधिकांश फैक्ट्रियों में श्रम नियंत्रण के बहुत कुछ ऐसे ही कठोर नियम लागू होते हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ पिलनी ने सिकंदरिया की फैक्ट्रियों, जिनमें मुख्य रूप से सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी कि सुगंधित लार, जिसको राल कहते हैं, सुगंधित, उसकी फैक्ट्रियों का वर्णन किया है, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा नियंत्रण रखो आप, पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कामगारों के एप्रेन पर एक सील लगा दी जाती थी। एप्रेन जो ऊपर वो अब एक कपड़ों के ऊपर डाल लेते थे, जैसे आप डॉक्टरों को देखते हैं, सफ़ेद वो एक जैकेट टाइप डाल लेते हैं, ठीक है। लैब में काम करते हुए कोई साइंटिस्ट या कोई स्टूडेंट आप प्रयोगशालाओं में काम करते देखते हैं, तो एक एप्रेन डाल लेते हैं ऊपर। तो इस प्रकार की एप्रेन के ऊपर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर भी एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और फैक्ट्री से बाहर जाते समय अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कृषि श्रमिक अवश्य ही
कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके नज़र आते रहे होंगे, उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3री शताब्दी के एक राज्य आदेश में मिस्र के किसानों द्वारा गांव छोड़ने का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया कि वे गांव इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। यानी कि श्रमिक मजदूर जो थे वो चाहे किसान थे, फैक्ट्री में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, सब की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। बड़े कड़े नियंत्रणों के बीच उनको काम करना पड़ता था। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री कारखानों पर भी लागू होती थी। 398 के ईस्वी के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था। दागना का मतलब गरम, जैसे लोहा होता है, गरम लोहा करके उनके ऊपर शरीर पर उसका निशान लगा दिया जाता था कोई। यदि वे भागने और छिपने का प्रयास करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कारखानों के साथ ऋण संविदा के रूप में भी करार करते थे। उनके ऋण देकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाकर उनको ऋणबंदी बना लेते थे, ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। ये व्यक्ति ये यहाँ से नहीं जा सकते। उन पर नियंत्रण, कड़ा नियंत्रण वो कामगारों पर रख सके कि इन लोगों ने हमारा पैसा देना है, कर्जदार हैं हमारे। 2री शताब्दी के प्रारंभिक अवधि में एक लेखक हमें यह बताता है कि हजारों जो श्रमिक हैं गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, गुलामी में काम करने के लिए अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। हालांकि वे मुक्त हैं वो, उनको मुक्ति दे दी गई दासों से, लेकिन फिर भी वो आत्मसमर्पण कर देते हैं कि कहाँ जाएंगे, कैसे जीवन गुजर बसर होगी हमारी। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी कि भाई हम ऋणबद्धता, यानी कि जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, कमाते रहेंगे, देते रहेंगे, सारी उम्र तुम्हारे ही द्वार पर हम अपना काम करते रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। इस प्रकार का समर्पण उन लोगों ने कर दिया था। हाल ही में खोजा गया एक अगस्टाइन का एक पत्र है, उनमें से जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन के पत्रों में से भी एक पत्र मिला है कि माता पिता भी अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेच देते थे ताकि वो बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर सके। ऑगस्टीन ने एक बार अपने वकील मित्र से पूछा था कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इनको मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, हमने अभी पढ़ा था, फ्रैंकिनसेंस जो है एक सुगंधित तेल है, यूरोपियन नाम है, जो वास्तव में सुगंधित राल है, यानी कि जिसको आप लार भी बोल देते हैं, तरल कुछ चिपचिपा। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद करके इसके रस को बहने दिया जाता था और सूखने पर इससे राल प्राप्त होती थी। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की जो राल थी अरब प्राय द्वीप से आती थी, तो ये एक सुगंधित तेल के रूप में। ग्रामीण ऋणग्रस्ता और भी अधिक व्यापक थी, यानी कि गांव, पूरे के पूरे गांव जो है कर्जदार हुए पड़े थे। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के ज़बरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि जनता हमारा साथ दे, उन्होंने क्या किया कि साहूकारी के जो ऋण पत्र थे, बॉन्ड थे, उनको फूंक डाला, उनको नष्ट कर दिया। जो यह विद्रोह जुडेया में रोम साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कहे जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक इसको दबा दिया गया था। तो ये यहूदी जो विद्रोह था 66 ईस्वी में, यहाँ क्रांतिकारियों ने लोगों का समर्थन पाने के लिए जिन साहूकारों से आम लोगों ने ऋण लिया था, उनके जो घरों में या स्थानों में जो कागज़ पत्तर थे जिन पर उनके हस्ताक्षर होते थे मज़दूरों के, उनको जला दिया था। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। जो हमने पढ़ा पूरी तरह से सारे देश में, सारे यानी कि रोम साम्राज्य में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। सीधे इस निष्कर्ष पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीक़ों से दबाव डाला जाता था। जैसे 5वीं शताब्दी का एक उदाहरण दिया हुआ है कि जो अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेशियस जो थे, सम्राट एनेस्टेशियस, उसने एक ऊँची मजदूरियाँ देकर, यानी कि जो आम प्रचलन उस समय मजदूरी का था उससे भी ज़्यादा मजदूरी देकर समूचे पूर्वी क्षेत्र से
श्रमिकों को आकर्षित किया, अपने यहाँ बुलाया और 3 सप्ताह के अंदर ही कम से कम पूर्वी सीमांत क्षेत्र में एक दारा नगर का निर्माण उसने करवा दिया था। कुछ दस्तावेज़ों पैपायरस का जो बहुवचन है से यह अनुमान लगाया जा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक अधिक क्षेत्र में फैल गए थे। तो यहाँ ये उदाहरण भी है कि सारा जो रोमन साम्राज्य था वो इसी प्रकार से मजदूरों की स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी आपने एनेस्टेसियस का उदाहरण पढ़ा कि उसने पूरे जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ से मजदूरों को आकर्षित करने के लिए अधिकतम ऊंची मजदूरियाँ थी। हालांकि सम्राट था वो बिना मजदूरी के भी अपने जो शहर थे भवन थे उनको बनवा सकता था, लेकिन उसने ऊंची मजदूरी देकर दारा जो नया शहर था उसका निर्माण करवाया था। अब आगे देखिए सामाजिक श्रेणियाँ। ऊपर हमने दासों के बारे में पढ़ा था, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए सामाजिक श्रेणियाँ क्या थी। अब हम अधिक ब्यौरा न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार टैसिटस, आपने पहले भी अभी नाम पढ़ा था, प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख जनसमूहों का वर्णन इस प्रकार किया। उसने 4 भागों में इस साम्राज्य को बांटा। नंबर 1 सेनेटर, नंबर 1 नोट कीजिए सेनेटर, पैट्रिस जो शब्द है उससे बना हुआ है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका पिता, सेनेटर। दूसरा अश्वरोही, वर्ग के प्रमुख सदस्य, यानी कि जो अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का एक सम्माननीय वर्ग था ये, जिसका संबंध महान घरानों से था, यानी कि अमीर लोगों से इसका संबंध था। पहला सेनेटर, दूसरा अश्वरोही और तीसरा फूहड़ निमंतर वर्ग यानी कमीनतारू प्लेब्स सोर्डिका जिसको कहा गया, कमीनतारू प्लेब्स सोर्डिक इसको कहा गया, यानी कि फूहड़ निमंतर वर्ग जो क्या करता था इसके अनुसार ये लोग नाचना गाना सर्कस थिएटर तमाशा दिखाने का जो कार्य करते थे। तीसरा वर्ग ये था और चौथा जो वर्ग था वो दास था। अब 4 वर्ग आपने पढ़े, नोट कर ले। पहला सेनेटर, दूसरा अश्वरोही, ये दोनों अमीर वर्ग थे। तीसरा जो नाचने गाने वाले जो फूहड़ निमंतर जिनको कमीनकारों जो वर्ग कहा गया, जो सर्कस थिएटर में तमाशा दिखाने का काम करते थे। और चौथा दास। ये 4 वर्गों में इसको समाज को उन्होंने बांटा था। तीसरी शताब्दी के जो आरंभिक वर्षों में सेनेट के जो सदस्य थे उनमें 1000 उस समय इनकी सदस्य संख्या थी और कुल सेनेटरों में से आधे जो संख्या थी अब भी इटली के परिवारों की थी, यानी कि आधा जो हिस्सा था इन सेनेटरों में 1000 अगर व्यक्ति थे टोटल, तो उनमें से 500 लोग आज भी इटली के अमीर परिवार थे। साम्राज्य के प्रवर्ती बाद के काल में 4वीं शताब्दी के आरंभिक काल में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम जो है, इसको नोट कीजिए, इसके शासनकाल में आरंभ हुआ जो 4वीं शताब्दी है। टैसिटस द्वारा ये उल्लेख किया गया कि जो प्रथम 2 समूह आपने पढ़े थे सेनेटर और नाइट, यानी कि जिसको अश्वरोही कहा गया, सेनेटर और अश्वरोही को नाइट भी कहा गया, एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मिल गए थे क्योंकि दोनों ही अमीर कुलीन वर्ग थे। इन कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे, यानी कि पहले इटली मूल के ज़्यादा परिवारों की संख्या होती थी, लेकिन अब इसमें ये जो 2 सेनेटर और नाइट वर्ग जो अश्वरोही थे इनमें अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के ज़्यादा लोग संख्या थे। प्रवर्ती जो रोमन अभिजात वर्ग था उसमें अधिक धनवान था। ये जो बाद का जो अभिजात वर्ग जो हमने भी पढ़ा ये अमीर था, धनवान था, किंतु कई तरीक़ों से यह विशुद्ध सैनिक सभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, यानी कि जो एक सैनिक वर्ग होता था सभ्रांत वर्ग उससे कम शक्तिशाली ये होता था, जिसकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्ग की नहीं थी। जो सैनिक जो सभ्रांत बने थे, जो सैनिक अमीर बने थे अभी, वे ज़्यादा अमीर वर्गों से नहीं थे, सामान्य से अमीर बने थे। वो सैनिक पद्धति में सैनिक जो संगठन था उनमें शामिल होने के बाद मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की जो सेवा थी उसमें आम लोग जुड़ रहे थे, यानी कि जो मध्यम वर्ग था, ना अमीर था ना गरीब था, उसमें अब नौकरशाही नौकरी में लोग आ रहे थे, सेना की जो सेवाएं थी उनमें भी लोग जा रहे थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर, लेकिन ज़्यादातर जो थे अमीर, फिर भी जो व्यापार करने वाले लोग थे सौदागर थे और किसान शामिल थे जो अपेक्षाकृत थोड़े अमीर थे।
इनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी भी थे, पूर्वी प्रांतों से ये ज़्यादा थे। टैसिटस ने इस सम्माननीय जो मध्यम वर्ग था, ये इस महान मध्यम वर्ग को महान सीनेट गृहों के आश्रितों के रूप में इसका वर्णन किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर ये निर्भर रहते थे, वहीं से इनकी रोजी रोटी भरण पोषण होता था। इससे नीचे भारी संख्या में निमंतर जो वर्ग था उसका एक विशाल समूह था। इनसे नीचे जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस कहते थे, सामूहिक रूप से बहुत सारे वर्ग थे, इन सारे वर्गों को सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस यानी निमंतर वर्ग कहा जाता था। इसमें अधिकतर जो ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में नियोजित थे, जो बड़ी बड़ी जो जागीर थे उनमें लगे हुए थे। औद्योगिक खनन प्रतिष्ठानों में काम करते थे, यानी कि कोई जमींदारों के पास खेती में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे, खनन खानों औद्योगिक कारखानों में काम करते थे। प्रवासी दूसरे स्थानों पर कामगार के रूप में जो अनाज और जैतून की फसल की कटाई का या निर्माण के कार्य जो थे उनमें काम करते थे, इनमें श्रम की आपूर्ति करते थे। ये एक वर्ग था जो सबसे निम्न वर्ग था। दूसरा एक वर्ग और भी था, स्वनियोजित शिल्पकार। स्वनियोजित शिल्पकार का मतलब ये था जो स्वयं किसी चीज़ का निर्माण करते थे, शिल्पकार थे। ये मजदूरी पाने वाले जो वर्ग थे उनकी तुलना में थोड़ा बेहतर जीवन जीते थे। तो इस प्रकार जो निम्नतम वर्ग था वो सबसे निम्नतम वर्ग जो ऊपर आपने मजदूरों के रूप में पढ़ा, जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में, कृषि में लगा हुआ था, उससे थोड़ा ऊपर का जो वर्ग था वो अपना जो रोज़गार करता था, ये फिर भी उससे बेहतर स्थिति में था। अब नेक्स्ट देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले जो श्रमिक थे, विशेषकर बड़े शहरों में वस्तुतः हज़ारों गुलाम जो विशेष रूप से पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। ये सामाजिक ढांचा आपने पढ़ा था कि हमारा जो सामाजिक ढांचा किस प्रकार था, किस किस प्रकार के लोग इसमें किस वर्ग के पाए गए। 5वीं शताब्दी का जो आरंभिक काल था उसमें एक इतिहासकार थे ओलंपियोडोरस। ओलंपियोडोरस थे जो एक राजदूत भी था। उसने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले जो अमीर परिवार हैं, कुलीन वर्ग, उनको उनकी जो संपदाएं हैं उनसे वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका वह सीधे उपभोग कर लेते थे। यानी कि अमीर जो लोग थे उनकी वो बता रहा स्थिति कि जो कुलीन परिवार थे रोम में रहने वाले, वार्षिक आय जो है उनकी 4000 पाउंड यानी कि वहाँ की जो मुद्रा करेंसी है वो होती थी। इसमें वो शामिल नहीं होती थी जिसको सीधे ही उपयोग कर लेते थे अनाज के रूप में, किसी और रूप में, वो नहीं थी, उससे अलग। तो इतनी आमदनी इनकी होती थी। अब इधर देखिए एक अश्वारोही या क्वाइट्स या नाइट वर्ग, एक ही कहा गया इनको, अश्वारोही जो आपने पढ़ा था, क्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अमीर, शक्तिशाली और धनवान समूह था। ये मूल रूप से ये ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें गुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। यानी कि उनके पास जो संपत्ति थी उसी की वजह से वो घुड़सवार बन पाते थे, इसी योग्यता से। इसलिए इन्हें क्वाइट्स के नाम से जाना जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर जो नाइट जमींदार होते थे, जो सेनेटर थे वो तो जमींदार थे या अमीर थे, लेकिन जो नाइट थे वो जमींदार थे। लेकिन बहुत से सेनेटरों के विपरीत यहाँ जमींदार भी थे, लेकिन उनमें से बहुत से जो ये अश्वारोही होते थे ये जहाज़ों के मालिक भी होते थे, व्यापारी भी होते थे, शाहूकार होते थे, बैंकर के रूप में काम करते थे, ब्याज पर पैसा देते थे, यानी कि व्यापारिक क्रियाकलापों में भी लगे होते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 जो शताब्दियाँ थी उस समय में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी। यानी कि चांदी के सिक्के होते थे, चांदी मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। अब चांदी खानों में नहीं रही, ठीक है, तो चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। इसलिए क्या हुआ कि जो कॉन्स्टेंटाइन है सम्राट, उसने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। यानी कि स्पेन की खानों में चांदी नहीं रही, तो इस वजह से जो सरकार के पास चांदी की मुद्रा थी
वो समाप्त हो गई, नई चांदी उनके पास नहीं आ रही थी। तो जो कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था उसने सोने पर आधारित एक नई मुद्रा प्रणाली चलाई। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाद के समय में यही सोने की मुद्रा प्रचलित रही। रोम साम्राज्य के प्रवर्ती यानी कि बाद के काल में वहाँ के नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, अमीर थे वो, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। क्योंकि पैसे मुद्रा सोने के रूप में थी तो बहुत अमीर थे। वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन जैसी जो परिसंपत्तियाँ थी खरीदने में लगाते थे। जब उनके पास इतना अधिक सोना इकट्ठा होता गया तो वो उससे ज़मीन खरीदते चले गए। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली जो थी, सैन्य जो आपूर्तियाँ उनके प्रशासन में, यानी कि सैन्य आपूर्तियों में भी, न्याय प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया था। उस प्रणाली और जो गवर्नर थे वे लूट सूट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे, यानी कि सब जानने लगे थे कि भैया किस प्रकार लूट सूट मचा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप भी किया। इस संबंध में हमें पता चलता इसलिए चलता है क्योंकि सरकार द्वारा अनेक कानून भी बनाए गए इसको रोकने के लिए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा भी की, उनकी बुराई भी की। आलोचना का यह तत्व अभिजात और श्रेण्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है। जो अमीर वर्ग है उसकी एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था, क्योंकि तानाशाही था, सम्राट थे, तो कोई आलोचना करता या उससे असहमत होता राजा थे तो कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार का विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, यानी कि सरकार का अगर कोई विरोध करे तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। विशेष रूप से पूर्वी भाग के जो शहर थे जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ा लेते थे, वहां पर इस प्रकार हिंसात्मक यानी कि पूरी कार्रवाई से सख्ती से उनके साथ निपटती थी। तथापि चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई गई थी। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिक कानूनों की सुरक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली जो बिशप थे उनके लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर दमनकारी कार्रवाई करे तो ये बिशप उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करे। तो बिशप हमने पहले पढ़ा था कि धार्मिक पादरी होते थे जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, धर्म कर्म के कार्य करते थे, शक्ति संपन्न होते थे। तो यहाँ एक ऐसी प्रबल व्यवस्था, रोमन कानून में एक प्रबल व्यवस्था का उद्भव हुआ था कि जो सम्राटों के ऊपर भी इन्होंने अंकुश लगाने का प्रयास किया और जनता के साथ कहीं अगर विरोध होता है, जनता पर अत्याचार होते हैं, तो ये शक्तिशाली जो बिशप थे, जो पादरी थे, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। प्रवर्ती पुराकाल देखिए। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में, आखिरी शताब्दियों में उनके सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखेंगे। प्रवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर चौथी से सातवीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यानी कि अंतिम समय हम रोमन साम्राज्य के पतन के आसपास के समय में अब जा चुके हैं। प्रवर्ती पुराकाल जो बाद का समय था, रोमन साम्राज्य का जन्म हुआ, विकास हुआ, फिर पतन का जो आखिरी दौर है उसको हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से भरी हुई थी। सांस्कृतिक स्तर पर भी इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा। सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था उसके द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय, एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो इस रोमन साम्राज्य में सबसे पहले ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। इसको नोट करना। दूसरा था सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। अब सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय भी एक बहुत ही परिवर्तनकारी घटना थी, इसको भी नोट करें। लेकिन राज्य के ढांचे में उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट
डायोक्लिशियन 284 से 305 के समय में देखने को मिले। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, यानी कि लड़ाई के क्षेत्र में भी और आर्थिक रूप से भी रोमन साम्राज्य में उनको कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया, कुछ हिस्सों को उसने छोड़ दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे वे सैन्य अधिकारी और अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। तो डायोक्लिशियन जो है उसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर किए। अब यहाँ हमने 3 जो स्थितियाँ थी वो पढ़ी। सबसे पहला आपने पढ़ा कि भाई यहाँ ईसाई जो धर्म था, ईसाई जो मत था, उसका प्रचलन हुआ, यानी कि जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। एक पर क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ, यानी कि उससे पहले फिर कौन थे? उससे पहले जो ये लोग थे, इनमें एक तो मिथ्र धर्म था, मिथ्र धर्म को मानने वाले लोग थे ये, जो मुख्य रूप से सूर्य की उपासना करने वाले लोग होते थे। दूसरा जो धर्म था, यहूदी धर्म को मानने वाले भी इनका मुख्य धर्म रहा है। ये यहूदी धर्म जिसके जो संस्थापक हैं वो पैगंबर मूसा को माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से धार्मिक यहाँ मत थे। लेकिन जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर दिया। एक परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन ये था। दूसरा परिवर्तन आपने क्या पढ़ा कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस्लाम का उदय भी हुआ। ये इस्लाम का उदय एक और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा परिवर्तन ये था। और तीसरा जो परिवर्तन था, सम्राट डायोक्लिशियन जो था उसने साम्राज्य को छोटा कर दिया, ताकि जिन क्षेत्रों का सामरिक आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था उनको छोड़ दिया उसने। तो ये 3 परिवर्तन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए। अब नेक्स्ट देखिए, रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में कितनी उनकी आमदनियाँ होती थी, कैसा उनका जीवन होता था। रोम के जो ऊंचे घराने थे उनमें से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। जैसे एक घुड़दौड़ का मैदान था, हिप्पोड्रोम जिसको कहते थे, अनेक मंच मंदिर थे, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार वहाँ होते थे। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रति वर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, हमने अभी पढ़ा था, जिसमें अनाज, शराब, अन्य उपज शामिल नहीं होती थी। ये खर्चे शामिल नहीं थे इसमें। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। यानी कि आमदनी अगर इन चीज़ों को जो आपने उनकी आय में शामिल नहीं थी चीज़ें, उनको भी बेचें तो वो भी 1/3 आमदनी होती थी उनकी। रोम में द्वितीय श्रेणी के जो परिवारों की आय थी 1000 से 1500 पाउंड होती थी। जो थेब्स का ओलंपियोडोरस है उसमें इस प्रकार का वर्णन दिया हुआ है। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया। जो परिवर्तन हमने अभी तीसरा परिवर्तन पढ़ा था, पुख्ता बनाया। अपनी ओर से कुछ परिवर्तन भी इसमें किए। उनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए। मुद्रा के रूप में उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया, इसको नोट करना, सोलिडस नाम का सिक्का चलाया, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। सोने के सिक्के चलाया, आपने पढ़ा था अभी। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में इनका प्रचलन था। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार यह था कि एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल है, तुर्की में आज जो इस्तांबुल है नगर बसा हुआ है, वो कुस्तुनतुनिया नगर बसाया। किसने? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। जो आपने नंबर 1 पे परिवर्तन पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटाइन ने
ईसाई धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर लिया। नंबर 1 परिवर्तन आपने पढ़ा था, नंबर 2 ईसाई धर्म पढ़ा था, और नंबर 3 आपने जो डायोक्लिशियन का परिवर्तन पढ़ा था। तो यहाँ नंबर 1 जो कॉन्स्टेंटाइन का जो एक ईसाई धर्म को ग्रहण करना था, राजधर्म को घोषित करना था ईसाई को, वो पढ़ रहे हैं। तो पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था इस्तंबुल को। यह नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी, क्योंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की ज़रूरत थी, जिसको आप संसद कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में बड़ी तेज़ी आई। पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है, जो अन्य खुदाई के समय जो चीज़ें मिली, औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास के पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। तो यहाँ आर्थिक विकास बहुत तेज़ गति से हो रहा। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें, तरह तरह के पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण थी, ये प्रचलन में आ रही थी। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के जो देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। व्यापार फलता फूलता गया। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि के साथ वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित आए। भोग विलास की जो वस्तुएं थी, साधन थे, उनमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। शासन करने वाले जो अमीर लोग थे, कुलीन, पहले से अधिक धनवान, संपन्न, शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों में पैपायरस पौधे पर जो लिखे गए सैकड़ों दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था। उस समय यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था, पैसा लेन देन के लिए उपयोग होता था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। जो ग्रामीण संप्रदाय थी, गांव में जो वस्तुएं बन रही थी, उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में, सम्राट जस्टिसियन के समय में अकेला मिस्र जो है प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस, लगभग 35,000 पाउंड सोना, इससे अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। देखिए कितना एक व्यापार फल फूल रहा था, अमीरी थी। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े जो ग्रामीण इलाके थे, 5वीं 6वीं शताब्दियों में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित, घने बसे हुए थे। आज के हिसाब से भी ये इलाके बहुत अमीर थे और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक संस्कृतियों में परिवर्तन हुए, क्योंकि जैसे जैसे धन संपदा बढ़ रही थी, लोगों के आचार विचार बदल रहे थे। यूनान और रोम वासियों की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी, वो बहुदेववादियों की थी। रोम और यूनानी जो लोग थे, आमतौर पर बहुदेववादी थे। बहुत से देवी देवताओं की मान्यता उनके बीच में थी। ये लोग अनेक पंथों, उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे। पूजा पद्धति अलग अलग होती थी, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन, इटली देवता थे। यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बहुत सारे देवताओं के आपने नाम पढ़े, पहले भी हमने पढ़े थे, जिनके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में मंदिरों, मठ, देवालय आदि बना रखे थे, जैसे भारत में आप देखते हैं। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा यहूदी धर्म को मानने वाला था। यहूदी धर्म भी एकासम यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती काल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई जो लोग थे, वे इसका विरोध करते थे। ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को, ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की है। 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति यहाँ दी हुई है, उसका हिस्सा है। एकासम आपने पढ़ा था। इसका तात्पर्य है एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया। जब हम कहते हैं कि समाज संस्कृति एकासम है, तो इसका अर्थ यह है कि उसमें विविधता की कमी है और उसमें आंतरिक एकरूपता है, यानी कि ज़्यादा भेदभाव, विविधता, भिन्नता नहीं है। ईसाईकरण का देखिए, ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया, वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। ये ईसाईकरण था। धर्म प्रचारक वहाँ
प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध लगातार करते थे। जो ईसाई लोग थे वे इनका विरोध करते थे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे होकर बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ। बिशप हमने पीछे पढ़ा था, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जो बिशप थे उन्होंने धार्मिक जो एक कट्टरता थी या धार्मिक एक जो कठोरता थी उसको लागू करने की वजह से उनके बीच में इस प्रकार की जो एक गहरी एक सीमा थी वो खिंचती चली गई। जनता में आम खुशहाली आमतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली। आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहाँ प्लेग जैसी बीमारियों का प्रकोप भी हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हुए। प्लेग की बीमारियां उस समय बहुत फैलती थी, पूरी दुनिया में फैलती थी, जो ज़्यादातर जो है चूहों के मरने से फैलती थी। तो इसके विपरीत पश्चिम के साम्राज्य जो है राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया। जो पश्चिम का साम्राज्य राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उत्तर में आने वाले जो जर्मन मूल के समूह थे, हमने पढ़ा था गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने बड़े बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। वो रोमन साम्राज्य पर बार बार हमला कर रहे थे, हमने पढ़ा था। अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। रोमोत्तर राज्य, पोस्ट रोमन राज्य क्या किसको कहा गया? जिन लोगों ने, जो जर्मन जातियां थी, इन जर्मन जातियों ने क्या किया कि जो रोम के हिस्से थे बड़े बड़े प्रांतों पर अपने कब्जे कर लिए थे। जैसे गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड जो समूह थे जर्मन जातियों के, इन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो इन्हीं को रोमोत्तर राज्य कहा गया है। रोम के बाद के राज्य, यानी कि रोम से छीन कर इन्होंने अपने राज्य कायम कर लिए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 20 के बीच में नष्ट कर दिया था। गोल में फ्रैंको का राज्य 511 से 687 तक, और इटली में लोम्बार्डो का राज्य 668 से 774 तक। ये मुख्य इन्होंने अपने साम्राज्य बना लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर कहा गया। ये राज्य एक भिन्न भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत दे रहे थे, जिससे दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता था। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका के वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया। इटली को ओस्ट्रोगोथों से लेकर अपने जो अधिकार था उसमें ले लिया था। जो जस्टिनियन था, जो रोम का शासक यानी कि रोमन साम्राज्य का, तो उसने इनसे छीनने के प्रयास भी किए, संघर्ष भी किया, अपने साम्राज्य को बचाए रखने का प्रयास भी किया और उसको सफलता भी मिली। लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए उसने रास्ता भी तैयार कर लिया था। इससे देश जो है तहस नहस हो गया था। 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई थी। जो ससानी शासक थे, हमने पढ़ा था, ईरान पर जो शासन कर रहे थे, ने मिस्र के आसपास के जो पूर्वी इलाके थे उन पर अधिकार कर लिया था। ये पिक्चर देखिए, एक पिक्चर दी हुई है ये। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 79 में बना ये कोलोसियस, आपने पहले पढ़ा था, जहाँ तलवार यानी कि तलवार चलाने में जो निपुण योद्धा थे, जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ये तलवारबाजों के लिए एक निपुण करने का, उनको ट्रेन करने का कोई प्रशिक्षण स्थल था। प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण किए। बाइजेंटियन, अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। अब जो रोम को, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल चुका था, रोम का अंतिम पतन की ओर था, बाइजेंटियम नाम से अब इसको जाना जा रहा था। 620 के जो दशक है उसमें इन प्रांतों को फिर से अपना कब्जा कर लिया था, इन प्रांतों पर। लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद दक्षिण पूर्व की ओर से एक बड़ा जोर अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास के सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा गया।
सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति अब किसे कहा गया कि इस्लाम का जो विस्तार था, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतिकारी या राजनीतिक जो घटना थी वो इसको कहा गया। 642 तक जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों ने के कब्जे में आ गए थे। अरबों ने भी उन पर कब्जा कर लिया था। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उभरते हुए जो इस्लामी राज्य की जीतें एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध, मध्य एशिया तक फैल गई थी। यानी कि जो इस्लामी राज्य था, इस्लाम जो था, अब वो देश दुनिया में बड़ी तेज़ गति से एक राजनीतिक क्रांति के रूप में फैल रहा था। स्पेन, सिंध यानी कि हमारे भारत का इलाका 711-12 में उन्होंने सिंध के राजा दाहिर पर चढ़ाई कर दी थी, मध्य एशिया तक फैल गया था। अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान, इराक जनजातियों को पराजित करने से हुई। अरब से होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक फैल गई। जैसा कि हमने अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अरब प्रायद्वीप और यहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो इस्लाम जो है अब क्रांतिकारी राजनीतिक रूप से तलवार के दम पर सारे विश्व में फैलता चला गया था। अब नेक्स्ट देखिए, ये पश्चिम एशिया देखिए। पश्चिम एशिया कुछ नाम आपने पढ़े। ये भूमध्य सागर था, जिसके चारों तरफ आपने पढ़ा था कि जो रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, ये सहारा, ठीक है, ये नील नदी, ये मक्का, मदीना, लाल सागर, ये अरब आपने पढ़ा था कि अरब का प्रभाव बढ़ रहा था। ये फारस की खाड़ी है, जिक्र आपने पढ़ा था। ये फ़रात नदी आपने पढ़ी थी। फ़िलिस्तीन, सीरिया, दमिश्क, एंटियोक आपने पढ़ा था। एंडेसा, ये दजला नदी आपने पढ़ी थी। बगदाद, टेसिफोन, बगदाद, ये आर्मेनिया आपने पढ़ा था। ये काला सागर, कस्तूनतूनिया आपने पढ़ा था। जो इनको देखिए, कैस्पियन सागर आपने पढ़ा। ये फ़ारस, ईरान आप पढ़ रहे थे कि भाई इनकी आपस में संघर्ष होता था। फिर ये सिंध, हमारा यहाँ भारत आ गया, ये सिंध, सिंधु आपने पढ़ा, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये सारी स्थिति इस मैप के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें कुछ ये नेक्स्ट शासक और उनकी घटनाएं दी हुई हैं कि कब से कब तक कौन शासक रहा। तो अगर बीच में कहीं आपको कोई ऐसा कोई डाउट हुआ या कोई बोलने में कई बार हो जाता है, कुछ ऐसा निकल जाए कोई शब्द फ्लो में, या कहीं आपको बुक में ऐसा मिला, तो यहाँ से भी आप इनको कन्फर्म कर सकते हैं कि कब से कब तक किस किस का कोई शासक रहा। तो यहाँ ये सारी जो तारीखें हैं आपको दी गई हैं, जो आपने पढ़ा था इस पूरे चैप्टर में। तो इनको भी आप एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर लें। वैसे तो हम इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो चैप्टर के बीच में कहीं नहीं आई, तो एक बार आप इनको भी नज़र अवश्य मार लें ताकि आप इनको समझ सकें। तो चैप्टर आपका ये कंप्लीट है। चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, अपने सुझाव भी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।